Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we are going to discuss about the MCQs that were asked in previous year examination. इस वीडियो में हम 2019 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जुलाई 2019 का सीटेट का पेपर 1 है, जिसके सीडीपी सेक्शन को सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वो अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, एक्टिवली करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, या फिर लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स, या फिर कैन बी conditioned to behave in a particular ways by carefully controlled stimulus response association. Option number 4 is can be taught to behave and learn in a specific manner using principle of reward and punishment. तो reward and punishment की बात जो है वो पियाजे नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स एंड एसोसिएशन की बात भी वो नहीं करते हैं, उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी बात नहीं की है। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे जो है वो एक्टिवली ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Now moving to the question number 2, there are individual variation in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम है। चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता है कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है? हम कैसे अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, सेफेलोकॉर्डल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल टू सेफेलोकॉर्डल, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, और फाइन मोटर डेवलपमेंट टू ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। पहले हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जंप करना, रनिंग करना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और फाइन मोटर स्किल में क्या आ जाता है, राइटिंग करना, लिखना, सिलाई करना, स्टिचिंग करना, ठीक है। उसके बाद जैसे जूते का लेस बांधना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फाइन मोटर स्किल है, ठीक है। तो ये जो मोटर डेवलपमेंट ह्यूमन में होता है वो ग्रॉस टू फाइन की तरफ होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ विकास होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। तो ट्रांजिशन या फिर आपसे ब्रिज बोल दिया जाए, ब्रिज का काम किसका है, एडोलेसेंस का। ये एज अ ब्रिज या फिर ट्रांजिशन पीरियड है, इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एडोलेसेंस, जो किशोरावस्था है वो एज अ ब्रिज, एज अ ट्रांजिशन काम करता है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हिंज शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट can save his wife because he will caught and sent to jail if he does so, according to Kohlberg, which stage of moral अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा
नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, कौन से स्टेज में आता है, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कोलबर्ग की थ्योरी में कोलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें हिंज नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि जो हिंज नाम का एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ काफ़ी बीमार होती है, काफ़ी लंबे टाइम से किसी ऐसी बीमारी से गुजर रही होती है जिसके वजह से उनको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है डॉक्टर से, और डॉक्टर उनसे मनमानी फ़ीस वसूलते हैं। एक बार डॉक्टर उसे ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है जो कि आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर पे उनको नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल से एक जगह मिलता है, लेकिन वहाँ भी केमिस्ट उनसे 2 गुना पैसा मांगता है जो कि हिंज के पास नहीं होता है। और फाइनली हिंज के पास ऐसा कंडीशन बनता है कि या तो वो मेडिसिन की चोरी कर ले या फिर अपने वाइफ को मरने दे, और ऐसे में बहुत समझ विचार करके हिंज क्या करता है, मेडिसिन की चोरी कर लेता है। वो मोरल डिसीजन लेता है और मेडिसिन की चोरी कर लेता है। तो ये एक्चुअली कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड एक कहानी है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कोलबर्ग को भी कवर कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा कह रहा है कि उसने जो पैसे की चोरी कर ली उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा। जो मेन लाइन है इस क्वेश्चन का वो यही है कि उसने क्या कहा कि उसे चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह करता है तो उसे जेल में भेज दिया जाएगा। ये कोलबर्ग के किस स्टेज से रिलेटेड है? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये जो रिलेटेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पकड़ा जाएगा। ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास इसका सही आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ। लेव वाइगोत्स्की ने मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बच्चा जो खुद से बोल कर अपने आप को डायरेक्ट करता है उस स्पीच का नाम क्या दिया है? प्राइवेट स्पीच। उनका मानना था कि बच्चा जो खुद से वर्बल डायलॉग्स बोलता है वो क्या है? काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच है, जो कि वो खुद को डायरेक्ट करने के लिए, खुद को एक दिशा प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। और मैं आप लोगों से बस एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ एमसीक्यूज़ को करने से पहले आप थ्योरी को भी देखें, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को नहीं देख रखा होगा सही से तो एमसीक्यूज़ हो सकता है कि अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो आप कर लो, आपको याद रह जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होकर आएगा या फिर उसी थ्योरी से कुछ और क्वेश्चन बन जाए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्लीज़ थ्योरी को भी साथ में देखें और फिर एमसीक्यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 6। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउसहोल्ड आइटम्स, occupation and colors with a specific sex is demonstration of। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? इन्वॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर थ्योरी या फिर जेंडर रेलिवेंस। तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि आपने खिलौने को, कलर को एक पर्टिकुलर जेंडर से लिंक कर दिया। जैसे कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जेंडर रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। जैसे जनरली क्या कहा जाता है कि जो पिंक कलर है वो लड़कियों से एसोसिएटेड है, लड़कियां यूज़ करती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप है। Now moving to the question number 7. In an elementary classroom, it is important to dash the experiences that a children brings with her. एक प्रारंभिक कक्षाओं में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए,
उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। तो अस्वीकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देने की तो बात ही नहीं आती। इसका सही आंसर क्या है कि हमें उसको शामिल करना चाहिए, मीन्स हमें बिल्ड ऑन करना चाहिए और उनका संचयन करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो नो, टीचर का काम नहीं है कि वो क्या करे, कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट करे, बिल्कुल गलत है। सेकेंड, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, बिल्कुल गलत है। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेट दैट रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑफ ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, टीचर को क्या करना चाहिए, सारे कल्चर की वैल्यूज को यह संप्रेषित करे कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट वन। Now moving to the question number 9, which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, पृथकीकरण, सेग्रीगेशन, या फिर मुख्य धारा शिक्षण, मेन स्ट्रीमिंग। तो यहाँ किसकी बात की गई है? यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। Question number 10. Dash is a philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा, मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा, या फिर मल्टी कल्चरल एजुकेशन, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को क्या कहते हैं? अधिकार हो, इस ये क्या है? इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है? मैच द कॉलम। यहाँ आप देख सकते हैं गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल्ड, क्रिएटिव और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो आपको बिल्कुल इजीली, जो टर्म से आप बिल्कुल अवगत है, उनको पहले मैच कर लो। तो जैसे कि हमने लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ रखा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, लिखने में, लेकिन यहाँ पे बस एक पढ़ने वाला दिया हुआ है, लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, ठीक है, और इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो सेकंड का जो सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आप एक और आपको पता है कि उसी लर्निंग डिसेबिलिटी में कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी होती है, वो एक जगह टिक के नहीं रह सकता है। तो यहाँ आप देखें क्या है कि टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट ईजिली, बहुत जल्दी बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पास दो आ गए कि सेकंड का ऑप्शन नंबर ए आएगा और फोर्थ का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। तो पहले आप ढूंढ लें, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए ये सिर्फ एक में ही है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक है, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। अगर मान लो आपको चारों आंसर नहीं भी याद है तो आपको क्या करना है कि पहले जो 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, जितने आपको आ रहे हैं, अगर कंप्लीटली सारे ही आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ से भी आ गया ना, वो हम देख लेते हैं उसके आगे भी बाकी का ऑप्शन क्या होगा। फिर क्या आ रहा है आपका? गिफ्टेड। गिफ्टेड चिल्ड्रन हम किसको कहेंगे? और क्रिएटिव का मतलब क्या है? तो गिफ्टेड में क्या आ जाएगा कि एबिलिटी टू, जो फर्स्ट है आपका उसका क्या आएगा? एबिलिटी टू
लर्न क्विकली। गिफ्टेड चिल्ड्रन हम किसको कहते हैं कि बहुत जल्दी कुछ लर्न कर ले, सीख ले, बहुत जल्दी काम कर ले। और क्रिएटिव का मतलब क्या है, कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द, इसका जो सेकंड आंसर है, सेकंड ऑप्शन है, वो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ड्रन कैन लर्न इफेक्टिवली व्हेन। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब, शिक्षक को कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, मतलब जो टीचर है फुली कंट्रोल करता है एवरीथिंग पे दैट हैपन्स इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। या फिर वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, दे कॉपी द आंसर रिटन इन द बाय द टीचर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, या फिर दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से कब सीखेंगे, जब वो खुद से पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी कार्य में, वो अलग अलग एक्टिविटी को खुद से करेंगे, तब वो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि टीचर जो है फुली कंट्रोल करेगा, तो टीचर का काम ही नहीं होता है कि बच्चे को फुली कंट्रोल करना। टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, वो सिर्फ बच्चों को हेल्प करता है। जैसे कि हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा है कि टीचर का काम क्या है, काइंड ऑफ स्कैफ फोल्डिंग है। ठीक है ना, स्कैफ फोल्डिंग का काम करता है। टीचर जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर है, और वो जस्ट एक कुछ टाइम के लिए बच्चों को स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड करता है कुछ टाइम के लिए, और जब बच्चे को खुद ही करने आ जाता है तब वो उस सपोर्ट को हटा लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बी इनकरेज टू आस्क, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी डिस्करेज टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नॉट बी अलाउडेड टू आस्क, पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, पूछने को रोकना चाहिए। मीन्स बच्चे को क्या करना चाहिए, आपको क्लास में आप पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यस, ये तो बिल्कुल सही है कि उनको प्रेरित करना चाहिए। पूछने के लिए हतोत्साहित तो नहीं, हम बिल्कुल हतोत्साहित नहीं कर सकते बच्चों को। अनुमति नहीं देना चाहिए, अनुमति नहीं देने की भी बात नहीं आती, और रोकना भी नहीं चाहिए। तो उसका सही आंसर क्या होगा कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। सो 13 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। Now moving to the question number 14, which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? इन निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अब ऐसे नोट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उस स्पेसिफिकली क्या करना है, उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, ऐसा होता है कि हम जनरली उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, सभी के साथ होता है कि बस एक नोट को हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब भी नोट वाला क्वेश्चन आए उसको सर्कल कर लो, और फिर क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ के देख लो कि पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, या फिर अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मेमोराइजेशन करने से, किसी चीज़ को याद करने से मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। Now moving to the question number 15, when a teacher have positive belief about a student and their abilities, the student, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी विशेषताओं, योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग एनी एफर्ट्स टू लर्न, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, बिकम डीमोटिवेटेड एंड डिस्ट्रेस्ड, या फिर आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जब शिक्षक को विद्यार्थी
की योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए ईगर हो जाते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रंस एरर। बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, should be immediately corrected and asking them to repeat the practice are a part of learning and give an insight into their thinking। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आर इनसिग्निफिकेंट इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो जो आपका जो बच्चे जो गलती करते हैं वो एक्चुअली में पार्ट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 16 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस करा इस वीडियो में। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स या जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करें। एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस करा है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको हर एक टर्म की मीनिंग भी बताई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप MCQs तो करें ही प्रीवियस ईयर के, प्लस आप वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाकर देखें जिनमें आपको डाउट है या जहां आपको आवश्यकता है। मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर रखा है, तो आप एक बार जाके देख भी सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।